तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन सिंह कुशवाहा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी आने वाला हमारा थर्ड सेशन है, फोर्थ सेशन है जेईई मेंस का, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे और साथ ही साथ इसके हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक है थर्ड सेशन। दिन इसके बाद हमारा आता है अगर फोर्थ सेशन, ठीक है, 27 से 2 अगस्त तक। तो आप अगर मोटा मोटा अगर लेकर चले, अगर टाइम जो हमारे पास बहुत कम बचा, अगर आप मान के चले तो 5 से 10 दिन आप मान सकते हैं जो हमारा पहला थर्ड सेशन में दे रहे हैं। फिर आप इसमें 7 से 9 दिन अगर जोड़ दें हमारे पास जो हमारा फोर्थ सेशन में दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड सेशन के लिए इतना टाइम मान लीजिए, फोर्थ सेशन वाले तो 5 से 10 दिन और इसमें आप जोड़ दें तो 12 से 17 दिन बचे हुए हैं। तो हम केवल वही प्रिसाइज टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आप अभी पढ़ें शॉर्ट के लिए और जो आपको लॉन्ग टाइम में ये फ़ायदा दें, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपको सबको पता है, मतलब बहुत सा ऑब्वियस चीज़ है कि मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे हो गया हमारा आता रहता है, ठीक है। जितने मैं रेड करके रखे हुए हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो रेड करके जितने मैं रखते हैं ये तो मतलब आपको प्रिपेयर करने ही है, क्योंकि मतलब कम टाइम प्रिपेयर हो सकते हैं और इसके क्वेश्चंस आने पक्की बात होती है, ठीक है। तो जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, गैस और लिक्विड स्टेट में कुछ लोग बोलते हैं कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, क्वेश्चंस आते हैं। इस पर आप बेसिक्स थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, 4-5 घंटे का ही चैप्टर है, इसको आप प्रिपेयर कर ले सही से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है आपके लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आते हैं सवाल, इस पर ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि थोड़ा सा कुछ बच्चों को कठिन लगता है ये चीज़। फिर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको जीओसी लोग बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्के आने हैं, ठीक है। इस टॉपिक में बता रहा हूँ। मेटलर्जी कुछ लोग होता है, मतलब उन लोगों को याद हो जाती हैं चीज़ें बहुत जल्दी, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है। आप मेटलर्जी भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अगर जिसको जल्दी चीज़ें नहीं याद होती हैं। देन हमारा कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड से बहुत सारे सवाल आते हैं, मतलब 1-2 सवाल तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत लंबा है। क्विक रिवीजन के लिए आपने अगर नया पढ़ना जा रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी मत पढ़ें। फिर हमारा एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक से भी मतलब इक्का दुक्का कभी कभी सवाल आ जाते हैं, तो इसमें लोग फोकस नहीं करेंगे ज़्यादा। इंपॉर्टेंस के बाद मोल कॉन्सेप्ट हमारा, पी ब्लॉक एलिमेंट से सवाल आता है, बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, तो एक क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है। तो इसको आप भूल कर भी आप गलती से भी छोड़ मत देना। फिर हमारा ये तो मुझे पता नहीं कैसे छूट गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पता नहीं कैसे इसको रेड नहीं किया मैंने, और एक क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर, ये दोनों ही टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। देन हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन तो आप मान के चले आएंगे ही आएंगे। आइसोमेरिस में भी 1-2 क्वेश्चन आप मान के चले आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इस डेरिवेटिव से भी 1-2 क्वेश्चन आने हैं। ये एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, या आप इन जनरल पढ़ सकते हैं। आप अगर ऐसे आपने शायद टॉपिक का नाम ही पढ़ा हो, नेम्ड रिएक्शंस, ठीक है। नेम्ड रिएक्शंस में भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो मतलब आपने अगर नोट्स हैं आपके पास अगर ये ऑर्गेनिक के, तो आप उनको रिवाइज करते रहें। 2 दिन में एक बार अगर रिवाइज कर ले रहे हैं इनको तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। फिर हम लोग आते हैं अपने फिजिक्स पर, ठीक है। फिजिक्स में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप बिल्कुल भी ना पढ़े अगर आपने नहीं पढ़ा। तो जो हम लोग यहाँ देखिए बात कर रहे हैं जो मेंस में कंफर्म है आने, और कम टाइम में आप जो है उसको प्रिपेयर कर सकें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कम टाइम में। और सेमीकंडक्टर्स जो है इससे 1 साल पक्का आना है। एरर और कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस से भी एक क्वेश्चन आना है आपके पास। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। हीट ट्रांसफर हो गया और हमारा कहाँ गया, थर्मोडाइनमिक्स कहाँ गया पता नहीं, मिल नहीं रहा है, उससे भी एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी आसान चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। यूनिट एंड डायमेंशन ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप आधे घंटे 1 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, एक क्वेश्चन इससे पक्का मान चलिए आएगा। सेंटर ऑफ मास कोलिजन में भी वही है, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें। कम्युनिकेशन सिस्टम से भी एक आता है, ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स मैं बोल रहा था, इनसे भी एक क्वेश्चन आप मान के चले। सर्कुलर मोशन से सवाल आते हैं, लेकिन आप इसको वहाँ से थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा काइनेमेटिक्स के साथ इसको, ठीक है। मतलब दोनों से अगर देखें तो मतलब ज़्यादा कुछ अलग सवाल नहीं आती है इसकी, अगर थोड़ा सा भी आपको इसका पता है सर्कुलर मोशन का तो आप कर सकते हैं सवाल। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, मतलब ये मैं सोच रहा था कि मतलब इसको मैं ना इंक्लूड करूं क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, प्रिपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको, लेकिन अगर आपको अच्छे से आता है इसको एक बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, इससे क्वेश्चंस पक्के आते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल से भी आते हैं, लेकिन ठीक है। वेव्स एंड साउंड से भी आते हैं, लेकिन उसको भी आप छोड़ सकते हैं। रोटेशन तो मतलब बहुत लंबा टॉपिक है। काइनेमेटिक्स से कंफर्म सवाल आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो है मतलब ये आप मान के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे आप मान के 2 से 3 क्वेश्चंस पक्के आने हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़े। लॉज ऑफ मोशन से भी 1-2 क्वेश्चंस तो पक्के आने होते हैं। तो फिजिक्स का भी हम लोग डिस्कस कर लिया। कोई भी आपको डाउट आता है इसमें, ठीक है, तो आप जो कमेंट सेक्शन में जाकर तुरंत कमेंट करिए और पूछिए इन चीज़ों को। फिर हमारा आता है मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, मतलब ये बड़े लंबे टॉपिक है इसलिए मैंने इसको नीला कर रखा है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एक बार रिवाइज कर ले, इसके फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर भी ध्यान देने, अगर सोच रहे हैं अभी से पढ़ना चालू कर तो बहुत गलत चीज़ है वो। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक, इससे क्वेश्चन पक्का का पक्का ही आना है आपका, ठीक है, इसको आप मान के चले। प्रोबेबिलिटी, इससे देखिए मीन और वेरिएंस,
दो चीज़ें हैं हमारी, इससे आप आधे घंटे का चैप्टर होगा, इससे क्वेश्चन पर कन्फर्म आना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आप ऐसे मान सकते हैं, आपको अगर 11th बेसिक्स तक आता है अगर आपको, तो ऑब्वियसली इससे आपके सवाल हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत लंबा चैप्टर, डिफरेंशिएशन भी अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो ठीक है पढ़िए, वरना आप इसको अभी रिवाइज करना छोड़ सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी वही बहुत कठिन थोड़ा सा चैप्टर इसको मानते हैं लोग। स्टैटिक्स से आप एक सवाल पक्का आना है, बायनोमियल थ्योरम से भी एक सवाल पक्का आना है, मैथमेटिकल इंडक्शन से भी एक सवाल पक्का आना है, सेट्स एंड रिलेशन से भी एक सवाल पक्का ही पक्का आना है। मतलब ये भी आप मान लीजिए सेट्स एंड रिलेशन, हाइट, डिस्टेंस, इन दोनों से एक सवाल पक्का कन्फर्म आना है। ज़्यादा लंबे चैप्टर्स नहीं है, आधे से 1 घंटा लेंगे आपका, एक क्वेश्चन कन्फर्म कर देंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आप अगर कॉमन थिंकिंग है आपका, थोड़ी सी भी अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो जो मेंस में आते हैं सवाल वो आपके हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे भी आप मान के लिए 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। फिर देन आते हैं हमारे तो फंक्शंस भी आप मान के चलिए इससे सवाल आते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा चैप्टर रहता है, इसलिए मैंने इसको अभी रिवीजन के लिए छोड़ रखा है। एरिया अंडर द कर्व, इसमें सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो आप समझें आधे से 1 घंटे का ये भी चैप्टर एक क्वेश्चन से कन्फर्म आने, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स आप कह सकते हैं थोड़े से बड़े चैप्टर, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं इसके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कह सकते हैं, वो वेक्टर के, इनसे एक सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो बेसिक्स आप प्रिपेयर करें इनका, उससे सवाल फंस जाएगा आपका। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इससे 1 सवाल कन्फर्म आना है, सीक्वेंस सी से भी 1 सवाल कन्फर्म आना है, स्ट्रेट लाइन से भी 1 सवाल कन्फर्म आना है। तो इन सब चीज़ों से एक सवाल आपके कन्फर्म आने हैं, तो इनको आप प्रिपेयर करके ही चलें, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से मतलब कन्फर्म आपका एक के कभी कभी तो 2 सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मैथमेटिक्स की बात। अब हम लोग आते हैं बेस्ट वे टू प्रिपेयर। अब देखिए आपने पढ़ तो लिया टॉपिक्स को, उनका इससे प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको। सबसे चीज़ आती है इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या है कि आप जैसे मान लीजिए आप दे रहे हैं, तो उसका ऑब्वियसली आपको केवल उतने पे ध्यान नहीं देना है कि आप मॉक टेस्ट देकर आके भागते चले आए, ठीक है। अगर आपका मन नहीं है मॉक टेस्ट देने का, लेकिन तब भी दीजिए इसको, और कोशिश करिए ऑनलाइन मोड में दीजिए, ऑफलाइन में मत दीजिए, ठीक है। यूनिट वाइज फॉर्मूला प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन, ठीक है। तो कुछ लोग इसको गलत मानते हैं कि नहीं यूनिट वाइज जो फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं कर, फॉर्मूला मतलब नहीं याद करने चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मेंस के लिए जो पर्टिकुलर या फॉर्मूला कुछ याद करके ही चले, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हों अगर, तो उनको आप रिवीजन करते रहें, कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज करें पूरे के पूरे जो आपके हैं, जितने आपने अभी तक पढ़ लिख रखा है। रिकॉल फार्मूला जैसे बताया, रिकॉल फार्मूला, शॉर्ट नोट्स एवरीडे, मतलब शॉर्ट नोट्स अगर आप जो है अगर आपके रोज़ की रोज़ नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए 2 दिन में एक बार पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आप नोट्स रिवाइज कर ले, शॉर्ट नोट्स। 2 से 3 घंटे हो सकता है आपको लगे इस पर, लेकिन आप इसको मान के चलेंगे तो आपको मेरे से बहुत ज़्यादा मदद होगी इस चीज़ से, ठीक है। अगर शॉर्ट मेमोरी ऑब्वियस शॉर्ट मेमोरी तो इसको मान के चले। डोंट फोकस ऑन फार्मूला, देखिए फार्मूला पे ज़्यादा फोकस मत करें, ठीक है। याद करके चले, आपको मदद मिलेगी, इससे ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को मान के चलेंगे तो आपसे सवाल हो जाएंगे। डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स, मतलब अब ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल भी मत पढ़ें, ठीक है। केवल रिवीजन करें जो आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है, कोई बिल्कुल नया टॉपिक को हाथ भी मत लगाएं। फिर मोर टाइम टू क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ें अगर आपको लग रहा है। और ये एक ही चैप्टर की नहीं, जो आपको चैप्टर्स आते हैं अच्छे से हो मैं मान चलता हूँ, अगर आपको 50 से आप मान लीजिए 70% तक भी अगर आपको कोर्स आपका पढ़ा हुआ है, तो उसी का ही रिवीजन करें, बाकी को छोड़ दें। 50-70% में आपको अच्छी NIT मिल जाएगी, बहुत अच्छी NIT आपको मिल जाएगी अगर 50-70% मार्क्स आपके आ जाते हैं। रिवाइज मोर चैप्टर, वही है मतलब चैप्टर्स नहीं करें जो आपको, और NCERT यार केमिस्ट्री के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि NCERT आप पढ़ के रखें। अगर आप CBSE और किसी बोर्ड के हैं तो अब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अब आप NCERT पढ़ने बैठें, लेकिन आप अगर CBSE बोर्ड के हैं, आपके NCERT चलती है अगर, तो आप NCERT रिवाइज करें बिल्कुल, NCERT से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ हमारी बचती है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ आती है कि आपको चैप्टर वाइज रिवाइज करना है, ईयर वाइज रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैं प्रेफर जो करता हूँ ईयर वाइज करता हूँ। अगर आप जैसे मैं बता रहा था, अगर आपका 50 से अगर मान लीजिए 70% ही अगर आपने रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप चैप्टर वाइज रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब आपको ईयर वाइज है ना, आपका टाइम बर्बाद होगा। लेकिन आपका अगर मान लीजिए 70 से अगर आपको ज़्यादा जो है आपने मतलब पढ़ रखा है, ठीक है, उसको आप रिवाइज कर रहे हैं, तो ईयर वाइज में सेट होगा, ईयर वाइज करें। वरना अगर 50 से अगर आप 60% मानने आपने पढ़ा हुआ है, तो आप चैप्टर वाइज रिवाइज ही करें, मतलब इस पर फिर ना जाएं, ठीक है, टाइम बर्बाद होगा आपका। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपको जो एग्जाम टाइम के लिए, कि मतलब एग्जाम टाइम में जो है आप कैसे प्रिपेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक पढ़िए, सीखिए, औरों को बताइए इस बारे में। टाटा, बाय बाय।